हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विलक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में जो टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो रिलेटेड है पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन। तो जैसे कि देखा जाता है, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है तो सबसे बड़ा डर जो उसके आगे आता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको जो है जेल में रहना पड़ेगा और उसको यातनाएं भोगनी पड़ेगी। इस तरीके का डर हमेशा सताता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि पुलिस के पास अरेस्ट करने की क्या पावर्स हैं, किन किन कंडीशंस में पुलिस जो है एक व्यक्ति को अरेस्ट करती है और क्या गाइडलाइंस एक पुलिस वाले को, एक पुलिस ऑफिसर को फॉलो करनी पड़ती है बिफोर अरेस्टिंग ए पर्सन। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो उन ऑफेंसेस के रिलेटेड करेंगे जिनमें सजा जो है 7 साल तक है या 7 साल से कम की सजा है। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इन ऑफेंसेस के लिए अलग से दी हुई है, तो हम उन्हीं गाइडलाइंस पे फोकस करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट इस इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो थी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज 2756। तो इस जो जजमेंट थी इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के पास इशू गया वो 498A का था, जिसमें बहू ने अपने इनलाज के बहुत सारे रिलेटिव जो थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और वो अप्रीहेंड कर रहे थे कि उनकी अरेस्ट होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 498 में तो ये जजमेंट दी ही दी, साथ साथ में ये कहा कि ये जो जजमेंट्स में गाइडलाइन ले डाउन की जा रही हैं ये ना केवल 498A के केसेस में एप्लीकेबल होंगे बल्कि वो सभी ऑफेंसेस जिसमें सजा जो है मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 7 साल है या जिनमें 7 साल से कम की सजा है उन सभी में ये गाइडलाइंस लागू। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इसमें जो डिस्कस किया उसमें सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी डिस्कस की, सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी डिस्कस की। सेक्शन 41 जो सीआरपीसी है वो ले डाउन करती है पावर ऑफ ए पुलिस पर्सन टू अरेस्ट। इसमें बहुत सी सब्जेक्ट जो है क्लासेस हैं जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। जो जर्नल क्लासेस जो है उनकी मैं बात करूंगा, जो जर्नल ग्राउंड्स उधर दी गई हैं अरेस्ट करने की। एक ग्राउंड है कि किसी अक्यूज्ड पर्सन दोबारा से वैसा ऑफेंस ना करे, इस ग्राउंड पे भी अरेस्ट किया जा सकता है अक्यूज्ड पर्सन को। वो विटनेस को जो है एल्यूर ना करे, इंड्यूस ना करे उसके खिलाफ गवाही देने से, इस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा सकता है। वो एविडेंस के साथ टैंपरिंग ना करे या एविडेंस को डिसअपियर ना करे, इस ग्राउंड पे व्यक्ति को, एक अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। या फिर पुलिस ऑफिसर ऐसा सोचता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस के लिए उसको अरेस्ट करना जरूरी है, इस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा सकता है। या फिर पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है इस व्यक्ति को जब बाद में ट्रायल चलेगा कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता विदाउट अरेस्टिंग हिम, कि उसको अरेस्ट ना किया जाए तो बाद में कोर्ट में पेश करना उसको मुश्किल हो जाएगा, ऐसी कंडीशंस में एक व्यक्ति, एक पुलिस ऑफिसर जो है एक व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है जो कि अक्यूज्ड हो किसी केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो कंडीशंस दी गई हैं ये सिंपली इनको कोट करके या सिंपली इस बेसिस पे जो कोई भी पुलिस ऑफिसर है अरेस्ट नहीं कर सकता। जब एक पुलिस ऑफिसर के पास एफआईआर रजिस्टर होती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, उस कंडीशन में पहले उसको क्या करना है, ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं करनी है। ये नहीं है कि आपके खिलाफ एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक एफआईआर दर्ज हो गई और ऑटोमेटिकली पुलिस ऑफिसर जाएगा और आपको अरेस्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर को सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले उसने अपने आगे क्वेश्चन पुट करना है, व्हाई अरेस्ट, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, व्हाट पर्पस विल बी सर्व्ड बाय अरेस्टिंग द पर्सन। तो ये पुलिस अफसर अपने आप को सबसे पहले सवाल करे कि अरेस्ट क्यों करनी है, इस अरेस्ट की जरूरत क्या है और इस व्यक्ति को अरेस्ट करके हम क्या पर्पस हल करेंगे। ये क्वेश्चंस पुलिस अफसर अपने को पुट करेगा और उसके बाद जो कंडीशंस सेक्शन 41 में दी गई हैं किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की, उसके वो लिखेगा कि किस ग्राउंड पे वो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहा है। ना केवल वो ग्राउंड मेंशन करेगा, वो फैक्ट्स मेंशन करेगा और रीजन मेंशन करेगा कि जो उसने कहा कि सपोजिंग वो कहता है कि मैं इस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहा हूं कि ये टेम्पर कर सकता है एविडेंस से, तो ये ओपिनियन उसने किस फैक्ट्स पे बनाई, ये फैक्ट्स उसको मेंशन करने पड़ेंगे अरेस्ट करने से पहले कि किन फैक्ट्स के बेसिस पे उसने ये ओपिनियन बनाई कि ये व्यक्ति एविडेंस टेम्पर कर सकता है या ये व्यक्ति कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता या इस व्यक्ति को अरेस्ट किए बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। सो ऑन जो भी ग्राउंड वो लेगा अरेस्ट करने की, उसको फैक्ट्स शो करने पड़ेंगे
कि ये किस फैक्ट्स के बेसिस पे उसने ये ओपिनियन फॉर्म की कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करना सेक्शन 41 में जरूरी है। दूसरा साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन केसेस में सेक्शन 41 जो है वो अप्लाई नहीं करती, कि पुलिस ऑफिसर को लगता है सेक्शन 41 में इसके अरेस्ट, एक्यूज की अरेस्ट जरूरी नहीं है, उन केसेस में सेक्शन 41 ए का नोटिस देना जरूरी है। तो उस केसेस में किसी एक्यूज पर्सन को जिसकी अरेस्ट सेक्शन 41 में रिक्वायर्ड नहीं होगी, उसमें 41 ए का एक्यूज को नोटिस दिया जाएगा। एक्यूज अगर उस नोटिस की कंडीशन को फुलफिल करता है, कोऑपरेट करता है विद द इन्वेस्टिगेशन, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट रिकॉर्डिंग द रीजन। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है नोटिस देने के बाद एक्यूज उसके पास आ जाता है, उसके बाद भी अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसको अरेस्ट करना जरूरी है, तो उसको फिर भी रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, रीजन देना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। ये थी फर्स्ट जो आपको प्रोटेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई कि पुलिस ऑफिसर ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं करेंगे, उनका जो अरेस्ट होगी विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ होगी, यानी कि सेक्शन 41 में जो कंडीशंस लिखी गई हैं उनमें से कोई फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो अरेस्ट करेंगे। तो अब दूसरी प्रोटेक्शन हमें जो मिलती है वो कोर्ट्स के अंदर मिलती है। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी व्यक्ति को विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट नहीं कर सकता, जब 24 घंटे के अंदर अंदर एक एक्यूज को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और फिर फर्दर रिमांड उस एक्यूज की ली जाती है। मजिस्ट्रेट उसको ऑथोराइज करता है पुलिस ऑफिसर को उसको अरेस्ट करने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ले डाउन किया कि जब मजिस्ट्रेट के पास कोई व्यक्ति फर्दर डिटेंशन के लिए लाया जाएगा, पुलिस सीख करेगी किसी व्यक्ति की फर्दर डिटेंशन, उस केस में जो पुलिस ने लिखा है उसी रिपोर्ट को पढ़ के उसको ट्रू मान के सीधे सीधे उसकी रिमांड जो है नहीं देगा, फर्दर डिटेंशन अलाउ नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट को अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि जिन ग्राउंड्स पे पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट की है क्या बाकी फैक्ट्स ऐसे हैं कि उस ग्राउंड को इन्वोक किया जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट जो भी जब इनके पास कोई एक्यूज लाया जाता है उनकी रिमांड लेने के लिए, फर्दर डिटेंशन लेने के लिए, उन केसेस में जो मजिस्ट्रेट अपना माइंड अप्लाई करेगा, देखेगा सेक्शन 41 की कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई। अगर सेक्शन 41 की कंप्लायंस नहीं हुई है, किसी व्यक्ति को उसके बिना ही अरेस्ट कर लिया गया है, तो फर्दर डिटेंशन मजिस्ट्रेट से उसकी अलाउ नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा ये जो रिमांड देने का है, ये फर्दर डिटेंशन जो ऑथोराइज की जाती है कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, तो वो जो ये है ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन किया कि अगर इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया जाता उस केस में क्या किया जा सकता है। अगर इन डायरेक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी कि ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगी, सेक्शन 41 को फॉलो किया जाएगा, जिस ग्राउंड पे अरेस्ट होगी उसके ग्राउंड स्पेसिफिकली मेंशन की जाएगी, उस ग्राउंड के को क्यों इन्वोक किया गया, किन फैक्ट्स के बेसिस पे इन्वोक किया गया, वो ग्राउंड वो फैक्ट्स पुलिस ऑफिसर को मेंशन करने पड़ेंगे। अगर इन डायरेक्शंस को पुलिस ऑफिसर वायलेट करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एक पुलिस ऑफिसर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है अनिश कुमार की जजमेंट उसको फॉलो नहीं करता, उस केस में जो रेमेडीज अवेलेबल है, एक तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन की रेमेडी अवेलेबल है, दूसरा उसके खिलाफ कंटेम्प्ट इनिशिएट करने की जो है रेमेडी अवेलेबल है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लेट डाउन किया अगर कोई मजिस्ट्रेट मैकेनिकली जो है फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर करता है, उस केस में भी जो मजिस्ट्रेट के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। डिपार्टमेंटल एक्शन की जो रेमेडी अवेलेबल है मजिस्ट्रेट के खिलाफ अगर वो अनिश कुमार की जजमेंट्स को फॉलो नहीं करता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नई जजमेंट दी है 2022 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर बेल्स के डिस्कस किया है और जो अनिश कुमार जजमेंट में गाइडलाइंस दी गई है उनको फर्दर से रिट्रेट किया है। तो वो जजमेंट है सिंदर कुमार एंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जो साइटेशन है इसकी 2022 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज 3386। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल से रिलेटेड जो लॉ है उसको डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस इशू किया, जो गाइडलाइंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा लॉ को देखा और कहा कि बेल जो है, बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। जो किसी को प्री ट्रायल, जब ट्रायल चल रहा होता है, कन्विक्शन से पहले जो किसी को जेल में रखा जाता है वो उसको सजा के तौर पे नहीं है। हमें ये जब हम किसी को जेल में रखते हैं तो उसके रीजन जो है वो सेक्शन 41 में जो दी गई है उसी की वजह से उसको जेल में रखा जाना चाहिए, कि सिंपली उसको आप सजा देना चाहते हैं इस तौर पे उसको जेल में
नहीं रखा जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट्स है वो बेल देने में, जो ऑफेंसेस खासकर 7 साल से नीचे जिनमें सजा है, उन ऑफेंसेस में बेल जो है कंपैरेटिवली लिबरल अप्रोच जो कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको अडॉप्ट करनी चाहिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा कि जो की कंट्रीज हैं उधर बेल्स के जो प्रोसेस है, बेल ग्रांट करने का जो प्रोसेस है उसमें वो स्ट्रीमलाइन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में एक डायरेक्शन दी कि जो एक सेपरेट एनेक्टमेंट इनेक्ट करनी चाहिए इन द नेचर ऑफ बेल एक्ट, ताकि जो बेल देने का पूरा प्रोसेस है, किस ऑफेंस में बेल में क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इसलिए एक सेपरेट बेल एक्ट जो है इनेक्ट किया जाना चाहिए। दूसरा इस जजमेंट में जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दी गई वो ये कि अरनेश कुमार जजमेंट जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की, कि उसमें जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं एक व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले जो प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरनेश कुमार जजमेंट को फॉलो करना मैंडेटरी है और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। तीसरा जो इस एक डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जब एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो उसकी जो बेल उसको अरेस्ट करने के टाइम पे सेक्शन 41 और 41A के जो प्रोविजंस हैं उनको वायलेट किया गया, तो ये भी एक ग्राउंड होगी जिसपे एक अक्यूज्ड पर्सन को बेल ग्रांट की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब बेल ग्रांट की जाती है तो जो कंडीशंस ऑफ बेल हैं वो अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, वो बड़ी खास कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। जैसे एक गरीब व्यक्ति को कह दिया जाए कि 1 लाख रुपया जमा कराओ तो बेल होगी, इस तरीके की नहीं। जो बेल की जो कंडीशंस हैं वो जो फैक्ट्स और सिचुएशन को देख के कंडीशंस इंपोज की जानी चाहिए। कंडीशंस ऐसी ना हो कि जिसके कारण जो बेल आपने ग्रांट की है प्रैक्टिकली वो जो है डिनायल ऑफ बेल हो जाए। तो कोई भी कंडीशन ऐसी ना हो कि जिसको फॉलो कर पाना अक्यूज्ड पर्सन के लिए इम्पॉसिबल हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा जो बेल एप्लीकेशंस लगती हैं नॉर्मली ये 2 वीक्स में डिस्पोजल होना चाहिए इनका, और जो एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है इनको 6 वीक्स में डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जो अरनेश कुमार की गाइडलाइन से उनको दोबारा से कहा कि इनको कंप्लाई करना मस्ट है। तो अगर जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की है अरनेश कुमार जजमेंट में, अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता तो एक व्यक्ति जो है अक्यूज्ड पर्सन जो है वो एंटाइटल तो होता ही है कि बेल के लिए, साथ साथ में वो जो एयरिंग पुलिस अफसर है, जिस पुलिस अफसर ने लॉ को वायलेट किया है उसके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन भी दायर कर सकता है कंसर्न हाई कोर्ट में। तो ऐसा ही देखने में आया राकेश कुमार वर्सेस विजंता आर्या डीसीपी दिल्ली। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर सेंटेंस इंपोज किया 1 डे इम्प्रिजनमेंट का, 2000 रुपीज उसको फाइन भी लगाया और साथ साथ में 15,000 रुपए कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन में जो अक्यूज्ड पर्सन था उसको दिलाई, क्योंकि जो पुलिस अफसर जिसने अरेस्ट की थी उसने अरेस्ट के टाइम पे अरनेश कुमार की जजमेंट को फॉलो नहीं किया था। तो ये था हमारा टॉपिक। ये टॉपिक हमारे लिए वाइटल भी हो जाता है क्योंकि हमारे आसपास अक्सर देखने में आता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो एक जो गरीब जनता है, खासकर जिनको असेस जो है एडवोकेट्स को नहीं है या जिनके पास पैसे की कमी है, जो इग्नोरेंट है, उन व्यक्तियों को पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है इन वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। वो सीआरपीसी को बिना फॉलो किए भी कई बार अरेस्ट कर लेते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनको भी बिना फॉलो किए एक व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं। यदि आपके आगे पीछे आपके किसी सगे संबंधी से या किसी भी आपके नाउन के साथ ऐसा होता है तो आपके पास रेमेडीज अवेलेबल हैं। आप उस ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन लेने के लिए अप्रोच कर सकते हैं उसके सीनियर ऑफिसर्स को, साथ ही साथ ऐसे ऑफिसर के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकते हैं कंसर्न हाई कोर्ट में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।